हाय, आज के वीडियो में हम कुछ न्यूली लिस्टेड बिजनेसेस पर बात करने वाले हैं एंड इन बिजनेसेस में एक बिजनेस ऐसा भी है जिसमें मैंने रिसेंटली ही एंट्री ली है एंड स्टॉक प्राइस अभी भी सेम ही लेवल पर अवेलेबल है। यहां पर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन मेरी ओपिनियन से कन्विंस्ड होकर आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं एंड नॉन सेबी रजिस्टर्ड पर्सन की ओपिनियन के बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी रिस्की हो सकता है। फर्दर न्यूली लिस्टेड बिजनेसेस का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इसलिए यहां पर रिस्क भी काफी एसोसिएटेड रहता है एंड इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम कुछ ऐसे रीजंस आपके सामने रखने वाले हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो सिमिलर वीडियो बनाया था वो बनाया था 14 अक्टूबर को एंड इस वीडियो में हमने 3 कंपनीज को डिस्कस किया था। पहली कंपनी JSW इंफ्रा है एंड ये है बो लेवल्स। यहां पर हमने फर्स्ट टाइम कवर किया था एंड स्टडी में हमें देखने को मिला था कि यहां से ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहां से हमें आज तक कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं? वो मिल चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 95%, लेकिन जो मैक्सिमम रिटर्न्स मिले हैं वो मिल चुके हैं हमें 115% के अराउंड। तो सेकंड कंपनी जिसे हमने डिस्कस किया था वो थी जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स। तो डिस्कशन के टाइम हमें कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लगी थी, इसलिए हमने जो बेटर एंट्री प्राइस फाइंड आउट किया था वो किया था वो प्राइस यहां पर कंपनी लिस्ट हुई हो, तो जाने की ये वाला प्राइस एंड एग्जैक्टली वहां तक स्टॉक प्राइस आया भी। तो वहां से हमें कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं? वो मिल चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 35% एंड जो मैक्सिमम रिटर्न्स थे वो थे हमारे 57% के अराउंड। तो थर्ड कंपनी जिसे हमने सेलेक्ट किया था वो EMS लिमिटेड थी एंड उसे सेलेक्ट किया था इस वाले लेवल पर एंड उसी वीडियो के डिस्क्लेमर में हमने ये शेयर किया था कि इस कंपनी में मैंने खुद भी एंट्री ली है। तो वहां से हमें कितने अपसाइड मिल चुके हैं? तो वो हमें मिल चुके हैं 185% के एंड जो मैक्सिमम अपसाइड हमें ये कंपनी दिखा चुकी है वो 3x से भी ज्यादा दिखा चुकी है। तो इन तीनों कंपनीज ने जो हमें रिटर्न दिए हैं उसका अगर हम एवरेज निकालें तो वो बनता है 105% एंड ये रिटर्न्स मिले हैं हमें सिर्फ लास्ट के 10 महीनों में। बताने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे डिस्कस किए गए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, बल्कि बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर स्टडी करते टाइम हमने ग्रोथ के रीजंस को फाइंड आउट किया हो तो काफी चांसेस होते हैं कि चीजें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग चलें। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को एप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी जो कि एक न्यूली लिस्टेड बिजनेस है एंड आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखा सकती है, वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के जो मेजर टास्क होते हैं उसमें क्लेम सेटलमेंट आता है, कस्टमर सपोर्ट, पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड एटसेट्रा। तो कंपनी का नाम मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो पहला कारण यह है कि ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। यहां पर ये ओवरऑल इंडस्ट्री में 19.6% का कंट्रीब्यूशन रखती है। लेकिन अगर इस कंपनी को सिर्फ एज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर देखें तो इसका मार्केट शेयर 30.4% है। लेकिन पाई चार्ट में अगर आप ग्रे पोर्शन देखें जो कि पैरामाउंट का है, ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 4% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं एंड एज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर 6.2% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं। तो इस कंपनी ने पैरामाउंट कंपनी को रिसेंटली ही एक्वायर किया है, जिसके एक्विजिशन के बाद हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपनी का कंट्रीब्यूशन 24.6% हो गया है एंड एज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर 36.6% हो गया है। तो पैरामाउंट खुद में ही एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है। यहां पर ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 4th लार्जेस्ट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है एंड इसके पास जो प्रीमियम अंडर मेंटेनेंस है ये लास्ट के 3 सालों में 22.5% के CAGR से ग्रो किए हैं एंड फर्दर पैरामाउंट के पास 110 करोड़ से ज्यादा कैश रिजर्व्स भी हैं। तो आज तक ये कंपनी टोटल 6 एक्विजिशंस कर चुकी है जिनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो कंपनी ने प्रीवियसली जितने भी एक्विजिशंस किए हैं उनके बिजनेस में किस तरह की इंप्रूवमेंट लाई है तो वो डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेडवेंटेज के EBITDA मार्जिन्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर हम रक्षा के EBITDA मार्जिन्स में हुई इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जो हाल ही में पैरामाउंट हेल्थ का एक्विजिशन किया है ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी इस एक्विजिशन के लिए फंड कहां से अरेंज करेगी? तो मैं बताना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल से करेगी। तो पैरामाउंट के बिना भी इस कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स सुपर एक्सीलेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर भी किसी तरह का कोई लोड नहीं है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स भी हेल्दी हैं एंड वो है 437 करोड़ के एंड जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो है 164 करोड़ के। जबकि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग
होल्डिंग है वो सिर्फ 26 करोड़ की है। कैश फ्लोस में ऑपरेशन से अच्छी कैश भी जनरेट कर रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो हमें पब्लिक के पास सिर्फ 22.21% की होल्डिंग ही देखने को मिलेगी, लेकिन पब्लिक में भी कुछ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ 14% के अराउंड ही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 48.7 है, जो कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के सामने बहुत हायर नहीं है। तो पैरामाउंट से वैल्यू डिराइव होने में 2 से 3 क्वार्टर का समय लग सकता है एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस में हमें अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इन माय ओपिनियन आप स्टैगर्ड मैनर में एक्युमुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी एक इंफ्रा कंपनी है एंड ये सेक्टर लास्ट के कुछ सालों से गवर्नमेंट के द्वारा काफी प्रिविलेज सेक्टर रहा है एंड इस बार के बजट में इंफ्रा सेक्टर कितना लाइमलाइट में रहा है उसका एक हिंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस सेक्टर के लिए 11 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोविजंस हैं। स्टेट्स के लिए 1.5 लाख करोड़ के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं। 25,000 रूरल हाउस होल्ड्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जाएगी थ्रू फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक एंड इसी तरह के 20 और स्कीम्स के लिए 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल एड है। तो जिस कंपनी को हम स्टडी करने वाले हैं उसकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू NHAI प्रोजेक्ट से आती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। तो इट मींस कंपनी की जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से आती है। तो कंपनी का नाम कैगल इंडिया लिमिटेड है, बट व्हाई दिस कंपनी? तो पहला कारण यह है कि इस कंपनी के पास 9,470 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें 80% ऑफ कंट्रीब्यूशन NHAI के प्रोजेक्ट्स का है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ऑर्डर बुक का साइज 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो इससे हमें आने वाले कुछ सालों के लिए रेवेन्यू की अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, 16,000 करोड़ के ऐसे बिड्स अभी पाइपलाइन में हैं जिनमें कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहां से भी कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड बड़ा कारण है वो ये कि ये कंपनी एलिजिबल है NHAI की बड़ी बिड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि वो बिड्स जिनकी वैल्यू 5,500 करोड़ से ज्यादा हो। एंड थर्ड बड़ा कारण ये है कि इस कंपनी के पास इस इंडस्ट्री में 20 ईयर से ज्यादा की एक्सपर्टाइज भी है। तो इस कंपनी का अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखिए वो 23 का है, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में हमें थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ हम देख भी सकते हैं कि जो कंपनीज इसके पीयर्स में आती है उसमें HG इंफ्रा है, PNC इंफ्रा है एंड GR इंफ्रा है। एंड इन तीनों ही कंपनीज का जो प्राइस टू अर्निंग है वो इस कंपनी से कम है। एंड उसका एक बड़ा कारण ये है कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ज्यादा बेटर हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 29.84% है, जो कि बाकी तीनों बिजनेसेस से ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तीनों बिजनेसेस में हायर है। मोरओवर कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी तीनों बिजनेसेस से ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ का बेटर होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इस कंपनी की मार्केट कैप छोटी है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो आज 389 के अराउंड है। इट मींस आज कंपनी उन्हीं लेवल्स पर है यहाँ पर इस कंपनी का IPO आया था एंड वो आया था 380 से 401 के बीच में। तो प्रेजेंट लेवल से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखती है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस कंपनी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक नई इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड ये इंडस्ट्री अभी लाइमलाइट में नहीं आई है एंड इंडस्ट्री का नाम है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस। तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें तो टियर 1 सिटीज में ये इंडस्ट्री 17% के CAGR से ग्रो कर रही है, वेयरएज टियर 2 सिटीज में ये कंपनी 27% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का जो पहला कारण है वो ये कि कुछ एंटरप्राइज ऐसे होते हैं जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं एंड ये कंपनी उन्हें फ्लेक्सिबल एंड एसेट लाइट ऑफिस रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे इन एंटरप्राइजेस की ऑफिस रिक्वायरमेंट 15 से 20% की कम कॉस्ट पर फुलफिल हो जाती हैं। सेकंड, इस मॉडल से एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं थ्रू देयर सैटेलाइट ऑफिसेस। तो कौन से एंटरप्राइज हैं जो इस तरह के फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं? उसमें एक तो IT आता है, उसके बाद IT इनेबल्ड सर्विसेज आता है, उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस आता है, कंसल्टिंग आता है, ई-कॉमर्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है एंड उसके बाद कुछ न्यू एज स्टार्टअप्स आते हैं। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आपको लास्ट के कई सालों से ये कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिलेगी। तो आखिरकार हम इस बिजनेस को डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं? रीजंस डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम AWFIS स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड है, बट व्हाई दिस बिजनेस? तो पहला कारण ये है कि ये कंपनी हाल ही में टर्न अराउंड हुई है। यहां पर लास्ट के 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, लेकिन वही अगर आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट के 4 सालों से कंपनी काफी अच्छे कैश जनरेट कर रही है ऑपरेशन से एंड सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में ही कंपनी ने 228 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। एंड हमने अपने चैनल पर कई बार बताया है कि जब कोई कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो वो कैश कैसे जनरेट कर पाती है एंड वो हम यहां पर देख भी सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में ही कंपनी ने 196 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया है। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है इसे नेट प्रॉफिट से बाहर निकाल दिया जाता है एंड ये अमाउंट किसी को पे नहीं की जाती है, ये कंपनी के पास रह जाती है।
एंड इस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं पे किया जाता। एंड टैक्स की प्रोफाइल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी कि कंपनी ने पास्ट में किस तरह के टैक्स पे किए हैं। उसके बाद एक बड़ा कारण इस कंपनी को स्टडी करने का ये भी है कि ये कंपनी काफी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। कंपनी के स्ट्रेंथ को हम शेयर होल्डिंग से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम पब्लिक में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि काफी सारे यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। एंड अगर हम सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स को ऐड कर दें तो 92% ऑफ होल्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास देखने को मिलेगी। सिर्फ 8% ऑफ होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। हायर होल्डिंग इसलिए है क्योंकि आज कंपनी सिर्फ 17 सिटीज में ऑपरेट करती है एंड इनके पास टोटल 185 सेंटर्स हैं एंड टोटल सीट्स जो इनके पास हैं वो है 1,12,038। लेकिन हाल ही में इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है फॉर प्रोवाइडिंग 15,668 सीट्स इन 23 सेंटर्स। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इनकी जो गाइडेंस है ये 30% ग्रोथ की है एंड फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 40,000 सीट्स और ऐड करेंगे एंड इससे हमें हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी मिलती है। तो स्टॉक प्राइस अपनी लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया था एंड यहां से हमें कुछ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एंड ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कुछ मंथ्स के लिए चल सकता है। इसलिए स्टॉक प्राइस जब थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमने होटल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है एंड इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का सबसे बड़ा कारण है कि इस कंपनी ने पूरी इंडस्ट्री को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट। अगर आप इंडस्ट्री का ऑक्यूपेंसी रेट देखेंगे तो आपको 61% देखने को मिलेगा, वेयरएज इस इंडस्ट्री के जो लीडर कंपनी है दैट इज इंडियन होटल्स उसका 70% देखने को मिलेगा एंड जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसका ऑक्यूपेंसी रेट 94% रहा है। इनके कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इंप्रेसिव 100% का ऑक्यूपेंसी रेट दिखाया है, वेयरएज जो पार्क नबी मुंबई है उसने 98% का ऑक्यूपेंसी रेट दिखाया है एंड द पार्क चेन्नई ने 95% ऑक्यूपेंसी रेट दिखाया है। सिर्फ यही नहीं, आज ये कंपनी 33 होटल्स ऑपरेट कर रही है एंड यहाँ पर इनके पास 2395 रूम्स हैं। वेयरएज कंपनी का प्लान है कि इनको 24 और होटल्स ऐड करने हैं एंड इसमें जो रूम रहेंगे वो रहेंगे 2450 रूम्स ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। एंड मैनेजमेंट का प्लान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनको 6 होटल्स ओपन करने हैं विद अ टोटल ऑफ 215 रूम्स। तो कंपनी का नाम है एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस कंपनी के 2 होटल्स ओपन होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिसमें फर्स्ट होटल है पैलेस शेतीनाथ जो कि सितंबर 10 से सितंबर 13 के लिए 100% बुक हो चुका है विद एवरेज रेवेन्यू पर रूम 13,000 एंड उसके बाद ये होटल 27 सितंबर से अक्टूबर 1 के लिए भी 100% बुक हो चुका है। बेरस इनका जो दूसरा होटल है रैनवास पैलेस जो कि पटियाला में है, ये भी अक्टूबर 24 में ओपन होने के लिए रेडी है एंड ये दोनों के दोनों लग्जरी होटल्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन ये है कि ये कंपनी फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 5800 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है जो कि टोटल बिजनेस के कंपैरिजन में 42% आता है। तो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में कंपनी का फ्लरिश के नाम से बिजनेस है। हाल ही में कंपनी ने 10 नए फ्लरिश के आउटलेट ओपन किए हैं एंड इसी के साथ जो टोटल स्टोर्स का अकाउंट है वो 86 हो गया है। कंपनी का प्लान है कि अपने फ्लरिश के आउटलेट्स को 100 के काउंट पर ले जाना है बाय सितंबर 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो टारगेट है वो 120 आउटलेट्स का है। तो इस कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, चाहे वो होटल सेगमेंट में हो या फिर फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में हो, तो इससे हमें आने वाले सालों में अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। फर्दर आईसीआरए ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को भी 3 स्टेप्स अप कर दिया है एंड प्रेजेंटली इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो A+ स्टेबल है एंड ये रेटिंग इसलिए अपग्रेड हुई है क्योंकि कंपनी ने अपने डेट को काफी कम कर दिया है एंड हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसमें इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली एक बड़ा ड्रॉप हुआ है एंड जून 24 में कंपनी ने सिर्फ 3.42 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे किया है। फ्रेंड्स, ये वो कंपनी है जिसमें 26 अगस्त को 178 के प्राइस पर मैंने खुद भी एंट्री ली है। तो इस कंपनी में एंट्री के पीछे के जो रीजंस हैं उसमें से हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स सुपर एक्सीलेंट हैं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट एक्सीलेंट है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स ही 1177 करोड़ के हैं एंड उसके बाद कंपनी के जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो भी 62 करोड़ के हैं। कंपनी के कैश फ्लो एक्सीलेंट है क्योंकि ऑपरेशन से कंपनी लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग हमें 12% की दिख रही है, इसमें भी 3.83% स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 8% कंपनी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो प्राइस टू अर्निंग अभी हमें थोड़ा हायर दिख रहा है, दैट इज 54.2, लेकिन ये 5 ईयर के मीडियन पीई से नीचे है। फर्दर जिस तरह के कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है, या तो स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है ये ड्रास्टिकली नीचे आएगा। सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट्स को देखकर ही आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं एंड मेरे द्वारा की गई स्टडी गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।